हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित सिंह और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। हम अपने चैनल पे पहले 6 क्लास की और 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पूरी एनसीईआरटी कवर करवाइए, तो अब हम एक क्लास की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटीज रहेंगी वो मेनली वो रहेंगी जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो ये सारी की सारी तो मेन है, ये हम पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी आगे की जो भी क्लासेस के बारे में अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है ये है प्रारंभिक कथन। सॉरी, ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो मतलब बेसिकली ये हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। तो इसमें सामान्यतः हमें वही सारी चीजें बताई जाएंगी कि हिस्ट्री मतलब इतिहास होता क्या है, हम इतिहास को कैसे जानते हैं, इतिहास के बारे में हमें चीज़ों का कैसे पता चलता है, इतना सारा जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसकी खोज कैसे की गई थी, और जो लोग इतिहास को खोजते हैं, इतिहास को लिखते हैं, वो कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर इसी के बारे में रहने वाला है। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और कारण से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा ये चीज़ समझ के चलेंगे कि ये 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो है। तो इसमें थोड़ा मतलब जो लैंग्वेज है वो बच्चों जैसी रहेगी। वैसे तो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको थोड़ा सा ये बच्चों जैसी लगे तो आप थोड़ा सा इसको समझ के पढ़िएगा, क्योंकि ये वीडियोस आप भी देख रहे हैं तो हो सकता है कोई 6 क्लास का बच्चा भी देख रहा हो, तो उस हिसाब से ये क्लासेस रेडी की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसीदा का सवाल, तो यहाँ पे एक रसीदा नाम की लड़की है, उसके बारे में ये सारी चीज बताई गई है कि जो रसीदा है वो क्या बोल रही है। ये देखिए यहाँ पे कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी 100 साल पहले। एक सुर्खी थी अखबार में, तो उस पर उसकी नजर पड़ी कि 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता कितने वर्षों पहले क्या हुआ था, कि मतलब इतनी साल पहले कुछ जो चीज हुई है उसका कैसे पता लगा लिया इन्होंने। ठीक है, तो अब यही जो अ, सवाल था इसके मन में कि ये लोग कैसे जाने इसके बारे में, तो उसके बारे में हमको बताया गया है यहाँ पे कि हम कैसे किसी चीज का पता लगा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, ठीक है, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जाता है। अब देखिए, हम 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल का तो पता लगा लेंगे कि या तो अखबार पढ़ लेंगे या फिर कोई न्यूज होगी वो देख लेंगे, या फिर किसी रेडियो पे चीजें सुन लेंगे, या फिर कोई उस टाइम का जो इंसान रहा होगा जिसे उसके बारे में पता हो उससे पूछ लेंगे। बट जो कई 100 सालों पहले हुआ है, हजारों साल पहले हुआ है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में कैसे जाना जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पता लगाएंगे। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कि अतीत के बारे में हम नॉर्मली जान क्या क्या सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि अतीत में जितनी सारी चीजें हुई थी वो सारी की सारी ही लोगों को पता है। हाँ, लेकिन उस जितनी चीजें पता है उससे एक आइडिया लग सकता है कि उस समय के लोग कैसे थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसे वो उनका जीवन था वो था, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो वो सारी की सारी चीजें हम जान सकते हैं कुछ हद तक। अब अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो ये चीजें मैं बता चुका हूँ कि क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या कैसे घरों में रहते थे। जो रोटी कपड़ा मकान वाली जो बात होती है वो सारी बेसिक चीजें हमें पता चल जाती है। हम आखेट को शिकारी हो, जो हंटर्स थे, पशुपालक थे, जो गाय भैंसों को रखते थे, पालते थे, कृषक जो फार्मर्स थे, शासक जो राजा थे, किंग वगैरह थे, व्यापारी, ट्रेडर्स, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली हैं, ये हमने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ी है, या फिर जो उस समय के कुछ जो लोग रह गए थे उनके द्वारा जो कहानियां प्रचलित हैं उनसे हमने आगे ये चीज अपने दादा से उनसे ये सीखी है। ठीक है, अब लोग कहाँ रहते थे, जो ऊपर बात चल रही थी कि लोग क्या पहनते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, तो लोग रहते कहाँ थे। कई लाख वर्ष पहले कुछ लोग नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब देखिए, ये जो कुशल संग्राहक वाली चीज आई है,
कि ये जो संग्राहक, जो गैदर्स थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो संग्राहक क्या होता है? गैदर्स यानी चीजें कलेक्ट करने वाला, चीजें संग्रहित करने वाला। ठीक है, तो जो कलेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? चीजें संग्रहित करते हैं। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब देखिए, कोई इंसान चीजें कलेक्ट कब कर पाएगा? जब उसे आसपास की चीजों के बारे में पता होगा, तभी तो वो कलेक्ट कर पाएगा ना। ठीक है। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि आसपास में है क्या, चीजें कैसे हैं, कैसे काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है वो कुछ मतलब उस वो कुछ संग्रहण कर सकता है? हमें मान लीजिए हमें सामान लाना है मार्केट से, अगर हमें शॉप का पता ही नहीं है तो क्या हम सामान ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे ला पाएंगे। तो वैसे ही थे वो, जो पहले के जो लोग थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो उन्हें प्रकृति के बारे में पता रहता था। तो वो क्या करते थे? प्रकृति से चीजों को इकट्ठा करके रख लेते थे। वे भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो जो जो उनको आसपास में जो जगह ज्ञात थी, जिसके बारे में वो नॉन थे, वहां से वो क्या करते थे? भोजन के लिए जड़, फल और जंगल के जो दूसरे प्रोडक्ट्स, जो अन्य उत्पाद होते थे, उनको कलेक्ट कर लिया करते थे। वे जानवरों का खेत शिकार करते थे, जानवरों को भी हंट करते थे, ठीक है, खाने के लिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो उस समय की परिस्थितियां थी, वो मतलब वहाँ उस टाइम जो चीजें पाई जाती थी वो किस प्रकार से थी। तो उस जो उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, उसको जिस प्रकार से उस समय पे बांट रखा था लोगों ने, तो उसके आधार पे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम में क्या था? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ये जो है ये आप इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ये वो जगह थी जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो ये देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा ना, ये पोर्शन यहाँ से लेके, और ये आप जितना भी होगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां वो जगह थी जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना उपजाना प्रारंभ आरंभ किया था। तो कौन कौन सी फसलें थी? गेहूं थी और जौ थी, मतलब खाने वाली फसलें। सबसे पहले इन्हीं की खेती हुई है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो देखिए, ये आज भी ये पशु हम देख सकते हैं, तो ये इन चीजों की शुरुआत कहीं ना कहीं उसी समय से हुई है। ठीक है, ये लोग गांवों में रहते थे उत्तर पूर्व में। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेन क्या चीजें थी कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया, और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, और ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कौन कौन सी जगह के बारे में हो चुकी है? उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थी ना, ये उसके बारे में हो चुकी है। अब आती है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो अब देखिए, उत्तर पश्चिम में तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में कृषि का विकास हो गया, लेकिन दूसरे क्षेत्र में भी तो कृषि का विकास हुआ ना। तो उत्तर पूर्व में कौन सी? गारो की पहाड़ियां, तथा मध्य भारत में विंध्य की जो पहाड़ी है, वहां पे कृषि का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य जो हमारा है, ये इसके उत्तर में कौन कौन से स्थान स्थित थे? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। ठीक है, अब नीचे जो अपना इंडिया है, इसका डायग्राम दिया गया है कि उस समय ये मतलब कैसी सी हुआ करती थी, नदियां किस प्रकार हुआ करती थी। तो देखिए, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां किधर से जा चुकी हैं? आज ये पाकिस्तान की साइड जा चुकी हैं, ये इधर, ये सुलेमान और ये किरथर की पहाड़ियां, ये तो जा चुकी हैं पाकिस्तान की साइड। अब देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर है इधर पे। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन सी जो नदियां निकलती थी, ये जो सिंधु, ये मुख्य नदी है, ये जो सिंधु नदी है, ये इसके आगे सहायक नदियां हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। तो ये इस प्रकार से ये नदियां इसकी सहायक नदियां। तो बेसिकली इस जो डायग्राम है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि उस समय जो नदियां थी वो किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी नदी किस प्रकार से बहती थी, वो सारी की सारी हमें
बताई गई हैं। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन आप बड़ी क्लासेस में जाके जब पढ़ाई करेंगे तो भी ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। अब आती हैं कि हमने ऊपर सिंधु नदी का नाम पढ़ा कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो देखिए, सहायक नदियों के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इनको इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो टेक्निकल नाम है, देखिए हिंदी सबको आती है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी आती है, हिंदी मीडियम वालों को भी आती है, लेकिन जो टेक्निकल नाम है वो इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करते हैं, तो उनको मैंने दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल कर दिया है इसको। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में करवा दीजिए, फिर कुछ लोग बोलेंगे हिंदी मीडियम में ही कराओ सर, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बाइलिंगुअल रखा है। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, होती क्या है कि सहायक नदियां वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है तथा उसको और बड़ा बना देती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर अकेली नदी है या फिर अकेला इंसान ही मान लो, आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, अकेला इंसान है वो कितना ही चल लेगा और क्या ही चल लेगा, कितने सोर्सेज होंगे उसके पास। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी नदी होती है, उसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती है, तो उसमें पानी लगातार बना रहता है, और जब तक वो समुद्र में पहुंचती है तब तक उसमें जो पानी है वो काफी मात्रा में हो जाता है, इसलिए वो इतना लंबा रास्ता तय कर पाती है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि सिंधु नदी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई होगी ना जिसके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व है, 4700 वर्ष पूर्व है, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर कौन से फले फूले, वो हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। कि ये थोड़ा बेसिक सा रखते हैं हम इसको, कि जो बिल्कुल नए है, जैसे जो साइंस के बच्चे हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो इसको हम थोड़ा बिल्कुल बेसिक से रखते हैं ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो क्या है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ये बात तो हो रही थी सिंधु नदी की 4700 वर्ष पूर्व है। सिंधु नदी के किनारे पे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब हो रही है गंगा नदी की और इसकी सहायक नदियों की बात। तो क्या बताया गया है कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सिंधु नदी के पास तो नगरों का विकास हुआ 4700 वर्ष पूर्व है, और गंगा नदी के पास हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व है, ठीक है। अब ऊपर एक नाम आया था, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। उस नाम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये वाला जो नाम है, ये वाला उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, ये होता क्या है? महाद्वीप हमने सुने हैं, पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बट सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? अब उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। और भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, ये यहां से हम पढ़ते हैं कि दक्षिण एशिया आधुनिक भारत। दक्षिण एशिया में कौन कौन से जगह आती हैं वो याद रखिएगा आप। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो ये तो अपने आसपास के पड़ोसी देश हो गए। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये कहाँ आते हैं? ये साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब पड़ोसी देशों को दर्शाता है, मतलब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से अपने पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों एवं पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी टेक्निकल बात। मैं थोड़ा सा आपको सिंपली समझाता हूँ कि जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको हम क्या बोलेंगे? उपमहाद्वीप बोलेंगे। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, आपको इसका ऐसे याद रखिएगा। तो आप देखेंगे भारत तीन साइड से जल से घिरा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। तो मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो वही चीजें आएंगी ना, कि कैसे लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आते जाते थे, कैसे चीजें होती थी, ठीक है। तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। देखिए, ये तो आज भी होता है, कि ऐसा नहीं है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो आज एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, या फिर आज हम जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही बात है ना, लोग ट्रेवल करना नहीं छोड़ते हैं, यात्रा नहीं रुक सकती है। तो वैसे ही उस समय भी होता था कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी।
फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी नोटिस करने वाली बात है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो पहला तो होगा यात्रा करने का रीजन कि लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा होगा कि प्राकृतिक आपदाएं, कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती जाती रहती थी कि कभी साल के किस हिस्से में प्राकृतिक आपदा आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई। तो ये सारी की सारी चीजें होने के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब यहाँ सेनाओं की बात हो रही है, तो सेनाएं भी क्या करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीत हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने आप मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है, तो लोग क्यों यात्रा करते थे वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, जो धार्मिक गुरु थे वो क्यों जाते थे, वो लोगों को शिक्षा देने के लिए और सलाह देने के लिए जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बख्श भी जाया यात्रा किया करते थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो एक्सप्लोरर थे, जो चीजों को खोजते थे, वो उत्सुकता के लिए जाते थे, क्यूरियोसिटी होती थी उनमें एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने की। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब देखिए, जितने प्रकार की ये यात्राएं बताई हैं कि चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई क्यूरियस इंसान हो, चाहे सेना हो, चाहे कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर, कुछ भी कहीं भी इंसान जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं, इससे उनको एक दूसरे के जो विचार होते हैं उनको जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, मतलब ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी वो तो उस समय के बारे में पढ़ा कि उस समय लोग यात्रा क्यों करते थे। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो हमारा जो उपमहाद्वीप है, इसकी सीमा का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ियां करती हैं, पर्वत करते हैं और समुद्र करते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। मतलब आज की बात नहीं है, पहले की बात हो रही है कि लोगों को ये इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग आज हैं वो सारे यहीं के हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहाँ आकर बस गए। ठीक है, अब लोगों की आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। हुआ क्या कि देखिए, कोई भी लोग मान लीजिए मुगल यहाँ आए, उन्होंने सॉरी ब्रिटिश, और उनसे पहले मुगल, तो मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते रहे। तो जितने भी लोग आए वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेके आए। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है, नहीं आना चाहिए था, ये सारी की सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो अपने साथ कुछ सांस्कृतिक परंपराएं लेके आए। तो उसकी वजह से कुछ चीजें हमने उनसे ली और कुछ चीजें उन्होंने हमसे ली। तो इस प्रकार से आप एक मिली जुली जो संस्कृति देखते हैं ना, उससे जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं वो समृद्ध होती हैं। ठीक है, कि अगर हमारी चीजों में कुछ कमी है तो हमने उनको देख के सुधार लिया, उनमें कुछ कमी थी तो उन्होंने हमको देख के सुधार लिया। वैसे उनमें ज्यादा रही होंगी, हम पहले से बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, बट फिर भी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देखिए, ये तो आप मानेंगे ही कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम सब इंडियंस हैं, लेकिन चाइनीज खाना खाते हैं, चाइनीज खाना हमें पसंद है, इटालियन खाते हैं, तो बहुत तरीके की लोग कुजीन ट्राई करते हैं आज के टाइम में। तो ये क्या है, ये भी तो हम एक दूसरे के विचारों को ही तो अपना रहे हैं ना, कि उनका खाना हम खा रहे हैं, हमारा खाना वो खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को और अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा देश है भारत, इसका नाम भारत कैसे पड़ा, मतलब कैसे इसको हम आज भारत, इंडिया इन नामों से जानते हैं, तो उसके बारे में अब हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये मैंने वैसे भी हाईलाइट कर रखा और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में आगे बता भी देता हूँ कि इंडिया शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंडस से हुई है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस और ये जो इंडिया शब्द, सॉरी, जो इंडिया शब्द है ये तो इंडस से निकला है, और जो सिंधु नदी का नाम है उसके आधार में
भी इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में इंडस को सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए, इसको हम छोड़ देते हैं एक बार। अब इसके बारे में हम जो सिंधु है इसके बारे में पढ़ेंगे कि सॉरी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, या नोट कीजिएगा कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूं यहाँ पे कि हमारा जो इंडिया का नाम है वो किस प्रकार से पड़ा, कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को तो क्या बोला, जो सिंधु है मतलब जो सिंधु नदी थी उसको, सिंधु को तो क्या बोला उन्होंने, हिंदोस या फिर इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सिंधु नदी है वो किधर से जाती है, जैसे ये भारत का मैप है, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो अब इधर पाकिस्तान पड़ता है हमारे, ठीक है, ये इधर पाकिस्तान है, तो सिंधु नदी इधर से ही तो जा रही है ना, ये ऐसे ही तो है सिंधु नदी। तो अब इसका पूर्व कौन सा होगा, यही तो होगा ना, ये वाला। तो उन्होंने क्या बोला, और ये लोग इधर से ही तो आएंगे ना, ये उत्तर हो गई, ये ऊपर की साइड आपको पता है मैप में उत्तर होती है और ये इधर वाली पश्चिम होती है। तो जो ईरान से आ रहे हैं लोग वो भी इधर से आएंगे, और जो यूनान से आ रहे हैं वो भी इधर से आएंगे। तो जो इधर से लोग आए उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व की साइड वाले इस हिस्से को क्या बोला उन्होंने, इंडिया का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब हम भारत जिससे हमारे देश की नाम की उत्पत्ति हुई है भारत की, तो वो क्या था कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह था भरत नाम का, तो उसके आधार पे हमने इसको भारत बोलना शुरू किया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, कितनी पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी कृति कौन सी है, ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए, अगर इतना पुराना कोई समूह था जो यहाँ रह रहा था, तो उसके आधार पे हमने अपने देश को भी भारत बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ की अतीत के बारे में जान कैसे सकते हैं, हम किस प्रकार से अतीत के बारे में हम जानकारी जुटा सकते हैं, और हमें जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। मैंने जैसे बताया था कि हम अपने जो पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में कैसे जान पाते हैं, पुस्तकों के माध्यम से। तो उनको ढूंढ के पढ़ के, यही तरीके हैं। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं डिटेल में, कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। ठीक है, ये आप देखिए कि हम इनको पांडुलिपि, ये नाम आपने सुना होगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट सुना होगा। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि या फिर मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाथ से लिखी होती थी। आज के समय के जैसे प्रिंटर्स तो थे नहीं कि उन लोगों ने किताबें छाप दी, वो लोग तो हाथ से ही लिखते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो देखिए, हाथ से बनाई गई स्क्रिप्ट, इस तरीके से समझिए आपको इसको, अगर इस वर्ड को हम दो तरीकों में, दो हिस्सों में तोड़ दें, एक मेन्यू और दूसरा स्क्रिप्ट, तो हाथ से बनाई गई स्क्रिप्ट क्या है, वो कोई पुस्तक है। हिंदी में इसको पांडुलिपि बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको मेन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये शब्द आया कहाँ से है, लेटिन भाषा से आया है। लेटिन भाषा का कौन सा शब्द है, मेन्यू है, जिसका अर्थ हाथ होता है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, ताड़पत्र, पाम लीफ। ठीक है, पाम जो ट्री होते हैं उनके पत्ते। तो ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज या फिर बर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। भोजपत्र क्या होता है कि मतलब उस जो पेज होता है, सॉरी जो पत्ता होता है, उसको इस तरीके से काट के एक साथ जोड़ के एक बनाया जाता है, बुक जैसा ही उसको रूप दिया जाता है, ताकि उस पे लिख के उसको एक बुक की तरह संजो के रखा जा सके। तो देखिए इस तरीके से, अब ये जो है ये पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये क्या है, ये एक ताड़पत्र है, उसके ऊपर ये सारी की सारी प्राचीन लिपि में लिखी गई कुछ पंक्तियां हैं, और इनको इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा के, ऐसे जैसे आज हम बुक देखते हैं उस हिसाब से इसको एक बुक का रूप देने की कोशिश की गई है। अब इतनी सारी पांडुलिपियां थी तो गई कहाँ, तो
यहाँ उसी के बारे में बताया गया कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। तो देखिए हमारे देश पे इतने आक्रमण हुए हैं, तो कुछ तो जो आक्रमणकारी आए थे उन्होंने नष्ट कर दिया, उनको जला दिया। जैसे हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जला दिया गया, तो उसमें कितने सारे अनगिनत ग्रंथ थे, आपको पता ही है। तो कितने सारे तो जले होंगे। फिर मंदिरों, और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती थी, मंदिरों में या फिर जो प्राचीन गुरुकुल थे वहीं पाई जाती थी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही हुआ, या फिर किसी राजा महाराजा के महल में, तो वहाँ पे भी हमले होते थे। तो एक तो उस तरीके से खत्म हो गई। दूसरा क्या हुआ कि कुछ जो पांडुलिपियां हैं वो अब आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज तो बनी हुई हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीजें बनी हैं, चाहे ना भी बनी है, कीड़े तो कीड़े हैं, सब चीजों को खराब कर देते हैं दीमक। तो उन्होंने इन पांडुलिपियों को भी खराब कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहार, विहार मतलब महल, जो राजा के महल होते हैं उनको विहार बोला जाता है, तो मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन बुक्स में किस बारे में जानकारी मिलती है, तो किन किन बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ आप देखेंगे कि धार्मिक मान्यताएं, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है मेरा, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियां और विज्ञान, ये सारी की सारी हैं। तो ये सभी विषयों पे चर्चा मिलती है, मतलब इन विषयों के बारे में जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, और नाटक भी हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या लिखा गया है। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा थे वो खुद भी पढ़े लिखे होते थे, उनके दरबार में कवि लेखक भी होते थे। तो उन्होंने क्या महाकाव्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। तो वो सारे के सारे भी हमें प्राप्त होते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो देखिए जो क्या है कि कई ग्रंथ तो संस्कृत भाषा में मिले हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, कुछ प्राकृत भाषा में है और कुछ तमिल भाषा में। तो जो प्राकृत भाषा है ये जन समूह के लिए थी, मतलब सामान्य लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो राजा महाराजा या फिर विद्वान थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब देखिए ये जो लेख होते हैं ये क्या होते हैं, सॉरी अभिलेख होते हैं, वो क्या होते हैं, ये या तो पत्थर पे लिखे मिलेंगे या फिर कोई धातु जैसी कठोर सतह पे मिलेंगे, जिससे कि ये लंबे समय तक खराब ना हो, ठीक है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो ये अभिलेख मुख्यतः लिखे क्यों जाते थे कि लोगों को जो या तो कोई जो नया नियम या कोई कानून बनाया गया है उसके बारे में बता सकें, या फिर राजा महाराजा कई बार अपना जो शौर्य गाथा थे वो भी लिखवा देते थे, या फिर कुछ लोग अपने राजा से खुश होके, या फिर राजा के द्वारा कोई ऐसी चीज उनको दी गई हो या फिर ऐसा कुछ किया गया हो, तो उसके बारे में जो जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए भी ऐसे अभिलेख लगवा दिया करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी लेख मिले हैं जिसमें राजा रानी ही नहीं, जो कुछ अन्य स्त्री पुरुष थे उन्होंने भी अपने कार्य उत्कीर्ण करवाए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेख के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो अशोक के बारे में, अशोक का नाम तो आपने कभी ना कहीं तो सुना ही होगा, ठीक है। तो किसने उत्कीर्ण करवाया था, अशोक ने करवाया था। इस शासक के विषय में हम अगले इसी किताब का जो 7वां चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो लिपि है, मान लीजिए आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश में भी किसी न किसी लिपि का प्रयोग हो रखा है। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियां किससे बनती हैं, अक्षर तथा कुछ संकेत होते हैं जिनको हम मात्राएं या फिर सिंबल्स बोलते हैं, से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते और पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी भाषाओं में है, कौन सी लिपि और कौन सी भाषाओं में, यूनानी और अरामीक, ठीक है। ये आप
याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अब देखिए, अतीत में भी लोग थे तो उनको भी अपनी जरूरत की जो वस्तुएं थी वो रखते थे, उनका उपयोग करते थे। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये नाम नया होगा शायद, ये पुरातत्वविद। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों। तो अब देखिए, हम इसके काम पढ़ते हैं कि ये जो पुरातत्वविद होता है ये काम क्या करता है। तो क्या काम करता है ये, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इनके बारे में ही बताया गया है कि क्या हमें प्राप्त हुआ है, मतलब। तो आप देख सकते हैं, ये एक जो पूरा का पूरा मिट्टी का जो एक बर्तन है, ये कुछ सिक्के हैं पुराने समय में जो काम आया करते थे। देखिए, इतनी ज़्यादा सही शेप नहीं हुआ करती थी इनकी, या फिर ये नष्ट हो गए होंगे, लेकिन हमें जैसे प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो प्राचीन नगर से प्राप्त प्राप्त पात्र है ये, तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो क्या है, प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये एक पुराना क्या है, चांदी का सिक्का है। ठीक है, ये एक सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से सिक्का कैसे भिन्न है, तो आज आने वाले जो सिक्के हैं वो तो हमारे गोल होते हैं शेप में, काफी उनपे कुछ स्ट्रक्चर साफ सुथरी बनी होती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ईंट और पत्थरों से बनी होती है इमारतें, पाथर या फिर ऐसी कोई भी चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो ये क्या क्या चीजें खोजते हैं, ये औजार खोजते हैं, हथियार खोजते हैं, बर्तन ढूंढते हैं, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो देखिए, हमें आज कौन सी चीजें मिलेंगी, वही चीजें मिलेंगी जो इतने लंबे समय में जमीन में दबी होने के बावजूद भी नष्ट नहीं हुई। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों तथा चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको ये सारी चीजें कोई मजा आ रहा है ये चीजें ढूंढने में, या फिर इनको इनसे कुछ करना है, बट ये क्यों ढूंढते हैं, क्या क्या, जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां। ये क्यों ढूंढते हैं, ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो जमीन में दब जाती हैं, तो या तो फिर सड़ जाती हैं या फिर जल जाती हैं। ठीक है, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब देखिए, लकड़ियां जो होती हैं या फिर जो अनाज है वो अ, जो अनाज है वो कैसे बचेगा, वो इसी तरीके से बच सकता है। अगर डायरेक्ट पड़ा रहेगा तो या तो वो उग जाएगा जमीन में, या फिर वैसे सड़ जाएगा। लेकिन अगर वो जल जाए तो जले हुए रूप में वो बचे रह सकते हैं। अब अब आता है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं, इतिहासकार। कौन होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, हिस्टोरियंस, जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, जो हमारा पुराना इतिहास पढ़ के समझ के आज हमें समझ आने लायक इतिहास बनाते हैं, वो कौन होते हैं, इतिहासकार होते हैं। ठीक है, अब इन इतिहासकारों को जानकारियां कहाँ से मिलती हैं, इनको जानकारी मिलती है पांडुलिपियों से, अभिलेखों से और पुरातत्व से। पुरातत्व क्या, जो पहले की चीजें ज्ञात हैं हमें, वो सारी की सारी चीजों से इतिहासकार हमारे लिए आज समझ में आने वाला इतिहास बनाते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत, पास्ट। ठीक है, पास्ट का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरियंस, इतिहासकार बोलेंगे। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। देखिए, स्रोत मिल गया तो हम धीरे धीरे अतीत की जो चीजें हैं उनको जोड़ते जाएंगे, मतलब उनका पुनर्निर्माण करते चले जाएंगे, तो हमें इतिहास को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी वाले इतिहासकारों को
इतिहासकारों को और पुरातत्वविद को उन जासूसों से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उन जासूसों से क्या, जासूसों से कंपेयर कर रहे हैं कि ये लोग जो स्रोत इनसे मिलते हैं उनको सुराग के रूप में प्रयोग करके हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं। अतीत एक यानी, अब देखिए, क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ये जो हमारी बुक है, इसका जो हेडिंग है इस बुक की, क्या है? हमारे अतीत, आवर पास्ट। ठीक है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। अब देखिए, जो पास्ट था उसमें एक ही इंसान का तो पास्ट था नहीं, बहुत से लोग थे, अलग अलग जाति धर्म, मतलब अगर वो चीजें नहीं भी होती थी तो मतलब अलग अलग तरीके के लोग थे। कुछ सामान्य लोग थे, कुछ उच्च कोटि के थे, जो जैसे राजा महाराजा थे। तो अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के मायने अलग अलग थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पशुपालक और कृषक जो थे, किसान और जो पशु फार्मर्स थे, जो पशु रखते थे, उन लोगों का जीवन अपने आप में ही बहुत अलग होता था। किसके जीवन से? राजा और रानी के जीवन से। और ये तो हम आज भी देखते हैं कि बड़े जो पैसे वाले लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके जीवन के लिए दोनों के मायने ही अलग होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उसमें भी देश अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये उस समय भी होता था कि सबका जीवन अलग अलग था, और ये आज भी होता है। तो यहाँ पे अंडमान का एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि वहाँ के अधिकांश लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां पकड़ के, शिकार करके, ठीक है, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो जो शहरों में लोग रहते हैं, देखिए शहरों में ऐसे तो है नहीं कि खेती हो सकती है, तो जो वहाँ लोग रहते हैं वो कैसे खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और अन्य व्यक्ति कौन है? जो गाँव में किसान है, उस पर निर्भर है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये चीजें हो रही हैं, ये पहले भी होती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। अब देखिए, उस समय जो लोग थे वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखा करते थे, कि यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो किसी ने लिखा होगा उनके बारे में, तभी तो हम जानते हैं ना। तो ये भी क्या दर्शाता है कि उस समय के जो लोग थे, वो जो राजा थे, वो अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो देखिए, सामान्य इंसान को अपनी दो वक्त की रोजी रोटी में ही फुर्सत नहीं है, वो कब अपना लेखा जोखा रखेगा? राजा के पास तो उसका लड़ाइयों का एक कलेक्शन बनाने के लिए भी लोग थे, कवि थे, लेखक थे, वो बना देते थे। तो पर सामान्य इंसान के पास इतना नहीं होता है। तो ये आज भी है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कितना की अपनी चीजों का हिसाब किताब लेखा जोखा रखते हैं, नहीं रखते हम। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो देखिए, ये जो पुरानी चीजें हैं, इनकी वजह से हमें बहुत सी चीजें जानने समझने में मदद मिलती है। और ये आज भी हम इनके बारे में सब कुछ तो जान पाए नहीं है, बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं, क्योंकि नष्ट भी तो हो गई ना। अब है, नेक्स्ट हेडिंग है तिथियों का मतलब, कि तिथियां जो डेट्स हम देखते हैं, वो कहाँ से आई, उनका मतलब क्या है, और हम कैसे पहले के लोग पढ़ते थे और कैसे हम पढ़ते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो जो हमारी तिथियां हैं, वैसे तो अलग अलग कैलेंडर्स अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो सबके लिए सामान्य है उसको हम कैसे मानते हैं, कि देखिए, जैसे आज मान लीजिए जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मान लीजिए आज 7 अगस्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की डेट लिखी जाएगी। ठीक है, बट ये जो 2023 है, ये कहाँ से आई? ये चीज की सबसे ज्यादा मिस्ट्री रहती है कि ये चीज कैसे स्टार्ट हुई। तो इसकी गणना कैसे करते हैं? ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि जो 2000 हम बोलते हैं ना, 2023,
तो इस तरीके से यानी ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं? 2023 साल हो चुके हैं। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व है या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। आपने बहुत सी तिथियों को लिखा और पढ़ा होगा ना कि 1600 ईसा पूर्व है, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ऐसे देखा होगा। ठीक है। तो इस बीसी का क्या नाम है? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम इतिहास और तिथियों के बारे में। ठीक है। अगर सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी मैं भी नया नया ये यूज करना स्टार्ट किया है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब कुछ तिथियां हैं उनके अगर आगे जैसे मान लीजिए ये 2000 ऐसे ऐसे लिखा है तो ये तो क्या हो गई? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि हो गई। कुछ होता है उसके आगे एडी लिखा होता है। एडी का उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन शब्द एनो डोमिनी से। एनो डोमिनी। ठीक है। एनो डोमिनी इन दो शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब जैसे मान लीजिए 2000 में 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ तो अब उसके बाद में जो भी तिथियां लिखी जाएंगी ना उसके आगे हम एडी लगा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आगे वाली तिथियों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 200 वर्ष पूर्व। और 200 वर्ष पूर्व आरंभ क्यों हुआ आपको पता ही होगा, क्योंकि उस समय अंग्रेज आ गए थे। उन्होंने अपने सारे के सारे तौर तरीके हम पे थोप दिए, वरना हमारा भी तो एक जो विक्रम संवत वाला जो कैलेंडर है वो चलता है। ठीक है। तो उसके भी कुछ अलग मायने होंगे। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नाम आए हैं मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एक तो आया है बीसी, तो इसका तो मीनिंग हो गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक। एक आया है एडी, एनो डोमिनी। ठीक है। एक आया है ये सॉरी एक आया है एसी, सॉरी एक आया है सीई कॉमन एरा, और एक आया है बीसीई। ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, और नहीं सुने तो आज समझ लीजिए इनका मीनिंग बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारे के सारे जितनी भी तिथियां हैं उनके आगे पीछे लगने वाले ये सारे के सारे नाम हैं। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट या वर्तमान से पहले होता है। अब देखिए एक ये वर्ड आ गया बीपी, तो इसका क्या होगा? बिफोर प्रेजेंट। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तिथियों के बारे में थी। तो अब देखिए इस प्रकार से इस चैप्टर का एंड हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेने की कोशिश करता हूं। अगर आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये वीडियो में मैंने किस तरीके से तो चीज़ें आपको समझाई, आपको कैसे समझ आई, क्या हम इसमें नया जोड़ सकते हैं, क्या इसमें से हटा सकते हैं, या फिर आपका कुछ सजेशंस हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा जितने भी लोग वीडियो देखते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं
आप पे इसलिए छोड़ता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कामचोर हूँ या फिर मैं ये करवाना नहीं चाहता या फिर मैं करवा नहीं सकता, मैं इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप जब इन क्वेश्चन आंसर्स को देखें और जब आप खुद से करें तो आपको पता लगे कि आपने इस चैप्टर से कितना कुछ सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ ना आया है तो आप एक बार से फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, चाहे 2 की स्पीड पे देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर्स को कर पाओगे। और देखिए, अगर जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो ये बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके आगे जाके भी बहुत काम आने वाली है। और अगर जो बच्चे दोबारा से मतलब कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ने आए हैं, वो बच्चे भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें आज आपको बहुत ऐसे बेसिक सी लग रही होंगी कि सर क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप 6 क्लास की ज्योग्राफी, ये सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा के। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 6 क्लास में जब हम 6 में खुद थे ना, अगर उस समय पढ़ ली होती ना इतने ध्यान से, तो आज शायद हमें एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़ रही होती, हम ना पढ़ रहे होते। उस समय नहीं पढ़ी इसलिए आज पढ़ रहे हैं, तो आज इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करवाई है ना, उनको आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे कोई चीज़ छूट रही है ना, उसको आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। मैं डैम श्योर गारंटी देता हूँ कि 6 क्लास की पूरी जो ये हिस्ट्री है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे ना तो A4 साइज के 10 पेज में नोट्स बन जाएंगे टोटल, जिसमें पूरी की पूरी 6 क्लास कंप्लीट हो जाएगी और शायद 10 पेज भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप कीजिएगा। यहाँ पे कुछ जो शब्द आए थे वो सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट मैंने इनके ऑलमोस्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिए हैं। हिंदी यहाँ पे दी हुई है, इंग्लिश मैंने बता दिए थे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ तिथियां दी गई हैं, ठीक है, ये नीचे कुछ तिथियां दी गई हैं। जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि बच्चों को बतानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व है, ठीक है। मतलब कृषि की शुरुआत कब हुई है? 8000 वर्ष पूर्व हुई है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे थे? जब सिंधु घाटी, वो सिंधु नदी के बारे में बता रहा था, तो वहां पे थे ना 4700 वर्ष। तो 4700 वर्ष। गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य कब बना? जब गंगा नदी की बात आई थी तो आए थे ना 2500 वर्ष पूर्व। तो ये, और वर्तमान कब से प्रारंभ है? लगभग 2000 वर्ष पूर्व से। और ये 2000 वर्ष हम किस प्रकार से मानते हैं? बीसी के आधार पे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से हम 2000 मानते हैं। तो ये सारी की सारी इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो थी। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी सजेशन, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो तो मुझे बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने छोटे बड़े भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।